9th का फिजिक्स तो लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, पार्ट 29 है। क्वेश्चन, अस्थिर द्रवों के लिए द्रव के दाब के कितने नियम हैं? देखो शर्त देखो, अस्थिर द्रव दो तरह की पोजीशन में हो सकता है, या तो बहता हुआ द्रव जैसे बहता हुआ पानी, और अस्थिर पानी। पानी द्रव है तो बहते हुए पानी का प्रेशर अलग होता है, और जब मतलब बहते हुए द्रव का प्रेशर अलग होता है, और कोई द्रव अस्थिर है तो उसका प्रेशर अलग होता है। तो इसलिए अस्थिर द्रवों के लिए, जो द्रव अस्थिर होता है उसके लिए द्रव के दाब के कितने नियम हैं? तो ये 4 नियम है। बारी बारी से तुम लोग को समझाएंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण बात को समझो पहले, जो कि पहले भी बोल चुके हैं। द्रव बर्तन की आकृति के अनुसार, बर्तन के आकार के अनुसार अपना भी आकार बदल लेता है ना इसी बात। तो द्रव को हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन की पेंदी पर भी दबाव डालता है, प्रेशर क्रिएट करता है, दाब पैदा करता है, यानी इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को ही दाब कहते हैं। और पेंदी के सतह पर तो बल लगाता ही है, दाब पैदा करता ही है, साथ साथ बर्तन के पेंदी के दीवार जो होता है उसके चारों ओर सतह पर भी ये दाब उत्पन्न करता है। तो प्रैक्टिकल उदाहरण तो लोग देखा है, जैसे मान लो बड़े बड़े बांध है, अब बांध में बीच में पानी है, तो जैसे ये मान लो डैम है, बांध है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ मात्र चौड़ाई दिखा रहे हैं। तो पानी अस्थिर है, मान लो 5 किलोमीटर दोनों ओर से लंबा बांध है, अब बीच का पानी अस्थिर है, दोनों ओर फाटक लगा हुआ है। तो देखना कभी कभी इस 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बांध में कभी कभी ये दीवार जो होता है ना, दोनों साइड से डैम जो होता है, तो उसमें अपने आप कुछ दूर तोड़ देता है, यानी दीवार पर भी ये दबाव पैदा करता है, होता है ना जी। तो अस्थिर द्रव पेंदी यानी बॉटम, पेंदी पर तो प्रेशर उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ बर्तन के दीवारों के सतह पर भी दबाव पैदा करता है। तो सभी ओर लगाए गए दबाव एक समान होता है। ऐसा नहीं जो मान लो ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में हम लोग रखे हुए हैं पानी, इसी टाइप का चलो बर्तन है, तो इसमें पानी रखा हुआ है, तो इस पानी का प्रेशर, कुछ कुछ बात प्रैक्टिकल बात होती है। जैसे ये टेबल है, टेबल पर ये सबसे नीचे में किताब ए है, फिर उस पर किताब बी है, उसके ऊपर सी है, अंतिम में डी है। तो सबसे अधिक भार दबाव इस टेबल पर पड़ रहा है ना, उस पर 4 पुस्तक का प्रेशर पड़ रहा है। इससे थोड़ा कम ये पुस्तक ए के ऊपर में 3 ठो है, तो तीनों इसको दाब रहा है, यानी तीनों के द्वारा प्रेशर पड़ रहा है। फिर बी पर कहे तो ए पर 3 का प्रेशर है, बी पर 2 का ही प्रेशर है, फिर सी पर 1 का प्रेशर है, और डी पर सिर्फ वायु का प्रेशर है, जो वायु का प्रेशर सब पर है। तो अब हम लोग ऐसे सोचे, जैसे मान लो ये समुद्र है या कोई तालाब है, तालाब का पानी भी अस्थिर रहता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर रहता होगा? सबसे नीचे में। इस तालाब को मान लो कई लेयर में, परत में बांट दो, पहला परत, दूसरा परत, तीसरा, चौथा, मान लो 5 परत में, परत ए बी सी डी ई। ई में होगा। तो ई वाला पर देखो, ये 1 2 3 4 परत
पानी को हम लोग कुछ मीटर की ऊंचाई से एक परत मान लिए उतना ही मीटर, दूसरा परत, तो सबसे अधिक प्रेशर इस वाला भाग पर, सबसे नीचे वाला भाग पर ये 4 भाग का प्रेशर पड़ रहा है। इसी तरह ऊपर आएंगे तो नीचे वाला की तुलना में ये डी वाला पोर्शन पर मात्र 3 लेयर का प्रभाव पड़ रहा है, तो दाब घटता जा रहा है। तो इसका मतलब किसी भी गहराई वाले द्रव, मतलब किसी गहराई में कोई द्रव हो तो नीचे से ऊपर, मान लो ये समुद्र ही है, तो नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, लेकिन नीचे से ऊपर आने पर दाब बढ़ता है। अब बोलो, सबसे नीचे वाला लेवल में छोटी मछली रहेगी कि बड़ी मछली रहेगी? तो है नहीं, ये सब भी सोचने वाली बात। तो अस्थिर द्रव जो होता है, तो द्रव के दाब गहराई बढ़ने पर बढ़ रहा है ना। मान लो चलो ये पानी है, अब फिर पानी के बदला इसमें हम लोग, इसमें भी पानी है, ये समुद्र है, समझा? ये समुद्र है, तो समुद्र में हम लोग लेयर बना दिए। समुद्र का पानी भी अस्थिर ही होता है, उसमें तरंग, ये ज्वार भाटा उठता है ऊपरी परत में। सबसे ज्यों गहराई में जाओगे तो ज्वार भाटा तो ऊपरी भाग में उठता है, हमेशा नहीं उठता है, तो अस्थिर ही मानो। अब ये कल्पना करो, ये समुद्र में, समुद्र का पानी क्या होता है? नमकीन होता है जी। समुद्र के पानी में 35% नमक होता है। 100 किलो पानी निकाल करके गर्म करोगे तो 65 किलो पानी उड़ जाएगा, अब 35 किलो बच जाएगा नमक। इसमें अशुद्धि सब भी रहती है, जिसको निकाला जाता है तब शुद्ध नमक की हमें प्राप्ति होती है। तब फिर बाद में आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक आता है ना सब जगह। घंघा रोग नहीं होता है आयोडीन के खाने से। तो समुद्र का पानी नमकीन होता है, और ये मान लो कोई तालाब है, तो इसका पानी तो नमकीन नहीं है। तो तू लोग घनत्व पढ़ चुके हो, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो समुद्र का पानी में नमक है, तो मान लो थोड़ा सा 1 वर्ग मीटर एरिया ले, इकाई आयतन 1 घन मीटर, मान लो ये 1 घन मीटर है आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 घन मीटर। तो ये कैसा पानी है? इसमें नमक घुला हुआ है 35%, और ये बिना नमक वाला है तालाब का पानी। तो इसमें भी 1 वर्ग मीटर ले लो, तो 1 वर्ग मीटर, सॉरी 1 घन मीटर, ये भी 1 घन मीटर लो, तो दोनों का इकाई आयतन हो गया। अब दोनों पानी को निकाल करके द्रव्यमान निकालोगे तो मान लो इसका 100 किलोग्राम प्रति घन मीटर निकला, इसका 100 से कम होगा, चाहे जो कम हो, क्योंकि इसमें नमक नहीं है। समझ गया? तो ये चर्चा क्यों किए? द्रव का घनत्व जब बढ़ता है तो उसके द्वारा लगाए गए दबाव भी बढ़ता है। यानी जैसे, इस बात को फिर सुनो, समझ गए। घनत्व, द्रव का घनत्व ज्यों ज्यों बढ़ेगा तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी बढ़ेगा, ऐसा होता है। इसका अर्थ है समुद्र में हम लोग 10 मीटर के ऊपरी सतह से 10 मीटर रहेंगे, इसमें भी 10 मीटर नीचे रहेंगे, उसमें हम लोग को ज़्यादा, मतलब ऊपर से वेट बुझाएगा, भार बुझाएगा, ये प्रेशर बुझाएगा इसके तुलना में। तो गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, एक घनत्व बढ़ने से भी प्रेशर बढ़ता है। तो आखिर अस्थिर द्रव में, द्रवों के लिए द्रव के दाब के कितने नियम हैं? कोई द्रव अस्थिर अवस्था में है तब उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसके लिए कितने नियम हैं? तो इसको हम लिख करके तुम लोग को बतलाते हैं। देखो, जैसे अस्थिर द्रवों के लिए, जो द्रव अस्थिर अवस्था में रहता है उसी के लिए ये नियम है। अस्थिर द्रवों के लिए द्रव के दाब के नियम। तो कुछ महत्वपूर्ण बात,
किसी भी द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह द्रव उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है ना, सच्ची बात। इतना ही नहीं, वह द्रव बर्तन की पेंदी एवं बर्तन के दीवारों की आंतरिक सतह पर समान बल लगाता है, अर्थात समान दाब उत्पन्न करता है। दाब क्या है? प्रेशर। इकाई क्षेत्र पर लगता हुआ बल है, तो एक प्रकार का फोर्स ही न है। फोर्स है तब प्रेशर है, यानी जहाँ फोर्स ही नहीं लगेगा वहाँ प्रेशर नहीं उत्पन्न होगा, है ना ऐसी बात। तो अस्थिर द्रवों के लिए द्रव के 4 नियम हैं। पहला नियम देखो, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। इसको 2 पार्ट कर दो। द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के भीतरी सतह, भीतर में भीतरी सतह का अर्थ हो गया पेंदी या प्लस दीवार वाला सतह। तो इस बर्तन में द्रव है, तो इस बर्तन के भीतरी सतह का अर्थ हो गया ये भीतर वाला सतह जो है दीवार का और पेंदी का प्लस ये। तो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह पर वह दाब उत्पन्न करता है। पहली बात नियम जो है, तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। इसका अर्थ समझो, ये जो द्रव है तो द्रव अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जैसे फिर एक बार किताब वाली ही उदाहरण लो। जैसे ये एक किताब है किसी टेबल पर, यहाँ हम लोग कुछ हल्का सा ऊपर एक दूसरी किताब को ऐसे अभी रखे हुए हैं। दूसरी किताब को पहली किताब पर, ये किताब ए को किताब बी पर अभी नहीं रखे हैं, लेकिन जब किताब ए को किताब बी पर रखेंगे तो ये बिंदु इस बिंदु के संपर्क में आएगा, ये बिंदु इस बिंदु के, यानी दूसरी किताब का नीचे वाला सतह और पहली किताब का ऊपर वाला सतह एक दूसरे के संपर्क में आ गया। तो इसका अर्थ हुआ ऊपर वाला किताब नीचे वाला किताब के जो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट एरिया जो है दोनों में कॉमन सतह, तो ऊपर वाला के सतह का एक एक बिंदु नीचे वाले के सतह के एक एक बिंदु पर बल लगा रहा है, अर्थात दाब डाल रहा है, प्रेशर उत्पन्न कर रहा है। तो अब कल्पना करो इस पानी को हम लोग इस द्रव को इसी तरह 2 पार्ट में कर दे। ऊपरी से लेते हैं, ऊपरी सतह का एक इतना 2 मीटर चौड़ा और नीचे वाला भी 2 मीटर चौड़ा है। तो ऊपर वाला सतह में जो द्रव है नीचे वाला सतह के द्रव के एक एक बिंदु पर दाब डाल रहा है। तो इसी तरह फिर तीसरा लेयर ले लो, तीसरे लेयर के एक एक बिंदु पर, अब ये दोनों कॉमन रूप से ज्वाइंट है, तो मतलब ये पूरे एरिया का इस वॉल्यूम में जितना पानी है इसको अपने ठीक नीचे वाला सतह के एक एक बिंदु पर ऊपर वाला सतह का एक एक बिंदु नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो अपने अंदर भी द्रव दबाव डालता है ना इसी बात। तो पहला नियम, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह पर दाब डालता है तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। बात सही है। अब आ जाओ दूसरा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ दूसरा नियम थोड़ा ध्यान से समझो। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, मान लो बर्तन में ये द्रव है, तो किसी बिंदु पर, तो द्रव कणों के बने होते हैं, पदार्थ है न जी। और द्रव में एक बात ये भी बतलाए हैं केमिस्ट्री में, द्रव के कण हमेशा गतिशील होते हैं, याद है? होते हैं। और उसमें जो मूवमेंट होता है जिग जैग पोजीशन वाला, कहने का अर्थ
यहाँ का कण कभी इधर गया, ये इस पर बल लगाया, ये फिर इस पर बल लगाया, ये इस पर बल लगाया, यानी मूवमेंट में रहता है। तो मूवमेंट में रहने के कारण द्रव का प्रत्येक कण दूसरे कण पर समान बल लगाता है। तो इतना समझ गया, समान बल लगाता है, क्योंकि सब कण एक ही द्रव के सभी कण समान साइज के होंगे, समान आकार के होंगे, तो एक दूसरे पर जो बल लगाता है, और तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लगता है, तो समान बल लगता है। तो इसका अर्थ हुआ समान दबाव विभिन्न दिशाओं में पैदा करेगा। एक ही डायरेक्शन में द्रव के कण तो नहीं चलते हैं। ये वाला यहाँ गया, आगे में बल लगाया दूसरे कण पर, फिर छिटक करके इस पर लगाया। जिग जैग पोजीशन में हमेशा बल एक दूसरे पर लगाता रहता है, जिसके कारण सभी दिशाओं में समान दबाव पैदा होता है। इस लाइन को पढ़ो। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, तो मान लो इस बिंदु पर, ये ए बिंदु पर, अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर, तो एक क्षैतिज तल ले लो, ये क्षैतिज तल है, तो इस बिंदु पर बहुत सारे द्रव के कण होंगे। तो द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, यानी ए बिंदु पर, अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर, इस पर जितना बिंदु है सभी द्रव के बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। तो सभी दिशाओं में क्यों समान होता है? क्योंकि ये जिग जैग पोजीशन में इसका मूवमेंट होता है। जिग जैग पोजीशन समझ रहा है? हाँ, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। तो इस तरह से एक दूसरे पर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर बल लगाता है। तो किसी भी बिंदु पर या किसी क्षैतिज तल के ले लेते हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है। तो सभी दिशाओं में इसीलिए समान होगा, सभी दिशाओं में लगाया गया बल समान होगा, है ना ऐसी बात। तो लोग एक उदाहरण देखो, जैसे ये बैलून है, इसमें हम लोग हवा भरते जाएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। जगह सीमित है, ये कितना अधिक इसका आयतन हो सकता है, ये फिक्स है ना जी। ऐसा नहीं ना जो इसमें हवा देते देते एक टायर के चक्के के बराबर, टायर के चक्के में जो ट्यूब होता है उतना, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बोलो कहाँ से बरस्ट करेगा? हवा हम लोग लगातार देते चले जाए, या देखो इसको ऐसे दाबे तो भीतर की हवा जो है, यानी ज्यों-ज्यों इसको दाबेंगे कहीं से भी बरस्ट कर सकता है। अर्थात समान दाब प्रत्येक बिंदु पर, इसके भीतरी सतह के प्रत्येक बिंदु पर एवं भीतर में जो है वायु के कण का प्रत्येक बिंदु, ये तो बंद सिस्टम में अब आ गया। इसको दाबेंगे तो जरूरी नहीं है जो मतलब यहीं से बरस्ट कर जाए, प्रत्येक सतह के प्रत्येक बिंदु पर समान बल लग रहा है ना, कहीं से भी बरस्ट कर सकता है। और कल्पना करो इसमें हवा नहीं, इसमें कोई द्रव है, ये बैलून ही है, फुक्का है ना। तो इसमें द्रव मान लो हम लोग 5 किलोग्राम दे दिए, अब इसको दबाएंगे तो कहीं से भी बरस्ट हो सकता है। इसका अर्थ हुआ इसमें, इसके भीतर में जो उपस्थित द्रव है ये समान रूप से सभी दिशाओं में दबाव क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यही बात है, इसमें सभी दिशाओं में समान होता है द्रव का दाब, अस्थिर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। तो इसको भी याद रखना। अगला पॉइंट, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। मतलब गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, इसका निष्कर्ष यही है तीसरा का। इसको समझ रहा है ना वही निष्कर्ष। चौथा, द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। यानी द्रव का दाब जो है, द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, इसका अर्थ ये है। तो इसका भी उदाहरण दे ही दिए थे। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब
मुक्त सतह से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। यानी मुक्त सतह, ये हुआ मुक्त सतह, इससे जितना गहराई बढ़ेगा तो प्रेशर भी उतना ही अधिक उस बिंदु पर बढ़ेगा। तो तू लोग इसको समझ गया, इसको उतार लो। आगे वाला टॉपिक में थोड़ा सा और बच रहा है प्रेशर पर ही।